आज का हमारा जो वीडियो है वो है मुगल डायनेस्टी का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं शेर शाह सूरी और अकबर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का वो ऑलरेडी हमारे चैनल में आ चुका है, तो आप उसे देख लीजिए। उसका एक रिकैप मैं आपके सामने प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था क्या क्या सोर्सेस हैं मुग़ल डायनेस्टी के, बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था हमने, उनके बैटल्स वगैरह, उनके पॉलिटिकल सिचुएशन क्या क्या है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। और क्वेश्चंस भी देखे थे कि कौन से क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग शेरशाह सूरी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, शेरशाह सूरी जो है वो राजगद्दी में कैसे आए थे? इनके पहले जो सेकेंड रूलर है मुग़ल डायनेस्टी के, हुमायूं, वो रूल कर रहे थे। But Humayun was not that efficient ruler, so he got defeated by Sher Shah Suri in the two battles of Chausa and Belgram. So in 1539, he got defeated in Chausa, and later on, after a year, in Battle of Belgram, Kannauj, he got defeated. So when Sher Shah Suri came into throne, हुमायूं फ्लेड। सो शेर शाह सूरी वॉज बॉर्न इन 1472। इनके बचपन का नाम फरीद था। इनके फादर थे हसन खान, और 21 साल तक की एज में इन्होंने अपने फादर की जागीर में मदद करी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इनको एक अफगान रूलर है बहर खान लोहानी, इन्होंने शेर खान का टाइटल दिया था बिकॉज उन्होंने एक लायन को मारा था। उसके बाद बेसिकली इनको एक टाइटल और मिला है हजरत आला बिहार में, बिकॉज उस एरिया में इन्होंने रूल किया था। इनिशियल बैटल्स की बात करते हैं। इनके इनिशियल बैटल्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1529 से ही चालू होते हैं। तो ये पूरा एरिया था, इस एरिया को इन्होंने रूल करके रखा था, कनकर करके रखा था। तो पहले इन्होंने 1529 में बिहार के नसरत शाह को हराया। उसके बाद चुनार को जीता, बिकॉज चुनार की जो विडो थी उनसे शादी कर ली। फिर हुमायूं से एक ट्रीटी करी उन्होंने 1532 में। फिर बंगाल को जीता है 1534 में, और फाइनली 1539 और 1540 में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया। जब इन्होंने हुमायूं को हराया, इसके बाद इनका एम्पायर जो है वो बंगाल से लेके सिंध तक एक्सटेंड हो गया। तो जब ये थ्रोन पे बैठे तो इनकी उम्र बहुत हो गई थी, 68 ईयर्स के थे, और सिर्फ 5 साल ही ये रूल कर पाए। एक्सपीडिशंस की बात करेंगे कि जब ये रूल पे आए तो उन्होंने कुछ एक्सपीडिशंस किए। सबसे पहला एक्सपीडिशन जो था इनका, ये था नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जो झेलम और सिंध के बीच का एरिया है, घग्गर इसको कहते हैं, ये वाले एरिया में था। इन्होंने 1541 में किया। इसके बाद एक बंगाल का एक्सपीडिशन है 1541 का। देन मालवा में इन्होंने एक्सपीडिशन किया है। उसके बाद इन्होंने रणथंबोर में एक्सपीडिशन किया है, रायसीन में एक्सपीडिशन किया है, सिंध और मुल्तान में एक्सपीडिशन किया है। देन मारवाड़ एक्सपीडिशन है, चित्तौड़ का एक्सपीडिशन, और फाइनल एक्सपीडिशन इनका जो है कलिंजर में है, जहां पर एक्सपीडिशन करते हुए गलती से गन पाउडर ब्लास्ट हो और इनकी डेथ हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इनका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिसेज और अपॉइंटमेंट्स थे। ये कुछ बेसिक ऑफिसेज हैं जिनके ऑफिशियल्स के नाम है, और वर्क्स भी यहाँ पर डिफाइंड किए गए हैं। इसके अलावा इनका एम्पायर जो था, इसका स्ट्रक्चर जो था वो पूरा एम्पायर जैसा पहले चला रहा है उसी प्रकार का सिस्टम है। इकताज में डिवाइडेड है। इकताज के अंदर सरकार है, और सरकार के अंदर परगना, और परगना के अंदर विलेजेस हैं। तो देयर वर अराउंड 47 सरकार्स। उसके बाद हर एक परगना के अंदर एक शिकदार होता है, जिसको मिलिट्री ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद आमीन होता है, जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद इनके पास सरकार के अंदर चीफ सिकदार थे, चीफ मुंसिफ थे, यानी जज थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इनका ब्रॉड था। इसके बाद जो शुरू के जो 4 आप देख रहे हैं ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और इनकी पोजीशन, दीवान वजारत, दीवान आरीज, रसालत और इंशा, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तो इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 3 प्रकार के लैंड को क्लासीफाई किया गया है, गुड लैंड, मिडिल लैंड और बैड लैंड। इसके बाद नेक्स्ट जो है गज ए सिकंदरी 32 इंच का हो गया इनके समय। पट्टा सिस्टम चलता था। पट्टा मतलब टाइटल डीड कहते हैं इसको, और उस डीड की जो एग्रीमेंट है उसको कबूलियत कहते हैं, कि भाई हमने सरकार के साथ ये कबूलनामा किया हुआ है कि भाई हमारा इतना टैक्स रहेगा, ये सारी चीज़ें। फिर एक रैयतवारी सिस्टम था, जो टैक्स सिस्टम चलता था। दैन उसके बाद सर्वेयर्स फीस होती थी, जिसको 2.5% जबरीना टैक्स कहा जाता है। फिर टैक्स कलेक्टर्स की फीस होती थी, जिसको महासीलना कहा जाता है। और इनका जो टैक्सेस था वो 1/3 से लेकर 1/4 में वैरी करता था। इनके समय स्पाई सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट है। अगर हम बात करेंगे कॉइनेज सिस्टम की, तो यहाँ पर रुपया, दाम, और 1 रुपया जो 64 दाम 64 दाम का होता है, ये लगभग ये जो चल रहा है शेर शाह सूरी के टाइम से 1885 तक ये चला है, ये जो रुपया और दाम वाला सिस्टम है।
और ये ब्रिटिश इंडियन करेंसी का भी यही बेसिस रहा है। इसके बाद अशरफीज वर देयर, दैट इज गोल्ड कॉइन, और इनके समय हॉर्सेस की ब्रांडिंग में होती थी जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय होती थी। पब्लिक वर्क्स की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने 4 मेजर नेशनल हाईवे बनाए हैं। ये 4 हाईवे जो है वो सबसे बड़ा जो हाईवे है उसको मॉडर्न टाइम में जीटी रोड कहा गया है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, जिसको सड़क ए आज़ाम कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो हाईवे है ये आप नीचे देख सकते हैं, ये वैसे कनेक्ट कर रहा है सोनार गांव से लेके काबुल तक। अगर आप अभी भी मैप में देखेंगे तो ये हाईवे जो है वो NH1 के रूप में आपको दिखाई देगा। पहले ये उत्तर पथ के रूप में था और बाद में इसको सड़क ए आज़ाम का नाम दिया गया। इसके बहुत सारे नाम है जैसे बादशाही सड़क, द लॉन्ग वॉक, उत्तर पथ, जीटी रोड, ये अलग अलग नाम है। दूसरा हाईवे जो है आपका वो आगरा से बुरहानपुर है। तीसरा जो हाईवे है आपका लाहौर से मुल्तान है। और नेक्स्ट हाईवे जो है आपका वो है आगरा से चित्तौड़गढ़ वाया जोधपुर। तो ये 4 मेजर हाईवे हैं इनके समय। इसके बाद इन्होंने 1700 रेस्ट हाउसेस बनाए रोड के आसपास। जैसे कोई हाईवे में ट्रेवल करेगा तो उसको रेस्ट करने के लिए पानी होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, उसके लिए कुछ पूजा कर सके उसके लिए मॉस्क होना चाहिए। फिर आसपास पेड़ वगैरह लगवाए। फिर वो शेल्टर को टेक केयर करने वाले का नाम शिकदार दिया गया और सराय हाउस कहा गया। तो ऐसा कहा जाता है जैसे एक मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार के ब्लड्स और वीन्स होते हैं उसी प्रकार के रेस्ट हाउसेस और ये रोड्स थे और रेस्ट हाउसेस हमारी उनके एम्पायर में थे। नेक्स्ट इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स भी वगैरह बनाई हैं, जैसे रोहतगढ़ का फोर्ट बनाया है इन्होंने झेलम नदी के किनारे। ओल्ड फोर्ट दिल्ली का बनाया हुआ है। इनका मकबरा सासाराम बिहार में है। तो कुछ चीज़ें जो इनके समय और भी है, जैसे नए शहर बनाए इन्होंने कन्नौज का नाम दे दिया शेरसूर नगर। तो ये सब काम किए। अच्छा, इन्हीं के समय पे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी अवधी लैंग्वेज के अंदर। ये भी आपको बताना चाहिए कौन से टाइम पीरियड में ये लिखी गई थी। तो बेसिक चीज़ें इनमें से जो पूछी जाएगी शेरशाह सूरी से कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनको इवैल्यूएट करने पे आप पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनको इवैल्यूएट करिए कि इनका रूल कैसा था। तो इनका रूल था बहुत शॉर्ट पीरियड का, सिर्फ 5 साल का रूल था। लेकिन इस 5 साल में इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए और एक्सपीडिशंस भी किए हैं। क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे तो मेजरली 3 मार्कर्स बहुत सारे आ सकते हैं। शेरशाह सूरी पर 3 मार्कर आ सकता है, रुपया पे ऊपर 3 मार्कर आ सकता है, पब्लिक वर्क्स के ऊपर 3 मार्कर आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अकबर द ग्रेट। तो अकबर के बारे में स्टार्ट करेंगे। अकबर जो है वो 3rd रूलर है मुगल्स के। इनका बर्थ हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। इनके फादर थे हुमायूं, इनकी मदर थी हमीदो बानो बेगम। तो जब इनका जन्म हुआ तो ये इंडिया में नहीं थे, बिकॉज इनके पिताजी जो हुमायूं है वो फ्लड कर रहे थे, बाहर घूम नहीं रहे थे, उनको निकाल दिया गया था। और इनका जन्म हुआ है एक राजपूत महल के अंदर, अमरकोट के अंदर। वीर साल जो राजा है उनका कोट था ये अमरकोट में। और जब 3 साल के थे तो पहली बार ये अपने पिताजी से मिले थे और इनको बचपन में जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता था। तो जब अकबर के बारे में थोड़ी इनिशियल ईयर्स की बात करते हैं तो जैसे ही अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं के पास कुछ गिफ्ट देने के लिए चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने जो कस्तूरी होती है ना मृग की, वो अपने कलीग्स को बांट दी कि भाई अकबर का जन्म हुआ और जब मेरे पास पैसा आएगा तो बहुत पैसा आएगा, बिकॉज ये जो मेरी संतान हुई है ये हमारे एम्पायर को बहुत ग्रेट करने वाली है। और आगे जाके ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट इनका जन्म 1542 में हुआ है। 1543 से ही महम अंगा जो है वो इनकी फॉस्टर मॉम या केयर टेकर के रूप में काम करने लगी, बिकॉज उस समय इनके फादर वहाँ से छोड़ के इनको चले गए थे। 1547 में एक्चुअली इन्होंने फादर के साथ रहना स्टार्ट किया। 1551 में इनको सूबेदार बना दिया गया गजनी का। तो इनिशियल ईयर्स की अगर बात करेंगे तो अकबर हमें पढ़ना कैसे, अकबर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेडिवल हिस्ट्री से। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, बिकॉज इन्होंने रिलीजियस बहुत सारे काम किए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वाले बहुत सारे काम किए हुए हैं, इनके एक्सपीडिशंस है उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही डिफरेंट रही है। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में कि इनका क्या इनिशियल फेज के अंदर कॉरोनेशन कैसे हुआ। तो जब हुमायूं की डेथ हुई है तो कुछ समय तक उस डेथ को छुपा के रखा गया ताकि लोगों के अंदर, बिकॉज अकबर वॉज वेरी यंग, ही वॉज अंडर एज, तो उनकी जब डेथ हुई तो उसको छुपा के रखा गया। और उसके बाद 14 फरवरी 1556 को, वैलेंटाइंस डे अगेन, 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कॉरोनेशन हुआ है। तो जब इनका कॉरोनेशन हुआ तो इनकी एज थी 13 ईयर्स एंड 4 मंथ। उसके बाद उस समय बहुत ज़्यादा इनकी टसल चल रही थी हेमू से, जो पीएम थे आदिल शाह के, और बैरम खान जो ऑलरेडी इनकी टेक केयर कर रहे थे। बचपन में इनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखा, इनके मिलिट्री एजुकेशन के बारे में ध्यान रखा, और इनके वो रेजेंट थे, उन्होंने
इनकी मदद इनिशियल डेज में की है। बैरम खान को उपाधि दी गई थी खाने खाना की। तो जब अकबर का कोरोनेशन हुआ है तो इनिशियल टाइम में इनके साथ सबसे पहला बैटल जो इन्होंने फॉट किया दैट इज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये अकबर ने नहीं, ये एक्चुअली बैरम खान ने किया था। हुआ यूँ था कि हेमू ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को, और दिल्ली को जब कैप्चर कर लिया था तो उसके बाद, और दिल्ली वॉज द सेंटर ऑफ द पॉलिटी, सो ऑब्वियस सी बात है देयर वॉज सम टसल टू कनकर द दिल्ली। सो हेमू हैड फॉट 22 वॉर्स बिफोर द बैटल एंड ही नेवर लॉस्ट एनी वॉर, and he also got a title of Vikramaditya by his ruler Adil Shah. So battle was fought, and in this battle Akbar won under Bairam Khan. So finally the most powerful existed rival of Akbar at that time, that is Hemu, got defeated, and it is said कि हेमू जो वॉर जीतने ही वाले थे लेकिन उनकी आंखों में एक तीर लग गया, वो हाथी से गिर गया, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, अच्छा देखिए अकबर के टाइम पीरियड का आपको पढ़ना कैसे कैसे। अकबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1556 से स्टार्ट होता है 1605 तक। तो अगर आप पॉलिटिकल कंडीशन की बात करेंगे तो 1556 से लेके 1560 जो पहले 4-5 साल हैं इसमें पॉलिटी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बैरम खान। अगले 4 साल द पॉलिटी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महम अंगा, हिज फॉस्टर मॉम। आफ्टर 1564-65 अकबर गॉट independent sort of in decision making. Then he did many decisions, he took many decisions, and till 1576 one set of expeditions can be summarized कि 1576 में जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था उसके पहले के जितने भी बैटल्स उसको एक साथ आप समराइज कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। फिर दूसरा है 1576 से लेके 1601 तक जहां लास्ट बैटल इनका चलेगा, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा रिलीजियस बात करेंगे तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, हम इसको आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बैरम खान की बात करते हैं तो बैरम खान और अकबर हैड वेरी ग्रेट कनेक्शन in the earlier phase, but when Akbar became the emperor, the influence of Bairam Khan over polity disturbed Akbar very much. So जब ये पॉलिटी में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा बैरम खान का, तो अकबर ने सोचा चलो इनको निकाला जाए से। हालांकि बैरम खान ने ग्वालियर, जौनपुर, चुनार वाले क्षेत्र इनको दिए हैं और अर्लियर इनको टाइटल भी दिया है ऑनेस्टी के लिए। खाने खाना टाइटल वॉज गिवन फॉर ऑनेस्टी। सो द इम्पैक्ट ऑफ बैरम खान इन द पॉलिटी ऑफ द गवर्नेंस वॉज वेरी लिमिटेड टू 1560, और जब उनको मक्का भेज दिया गया और मक्का में जाते जाते इनको मार दिया गया, ठीक है। और अकबर ने इनकी वाइफ सलीमा बेगम से शादी कर ली और इनके बेटे उनको अडॉप्ट कर लिया अब्दुल रहीम को, और उसको भी खाने खाना की उपाधि देने वाले। नेक्स्ट आता है पर्दा रिजाइम। पर्दा रिजाइम को पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। इसमें क्या होता था कि अकबर जो था वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था। अब बैरम खान गए तो उनके फॉस्टर मॉम महम अंगा और उनका पूरा जो ग्रुप रहता था जिसके अंदर उनके बेटे अधम खान और उसके बाद शिहाबुद्दीन, ये सब मिलकर डिसीजन लेते थे। तो अकबर इससे भी परेशान थे। 1564 में इन सबको इन्होंने साइड एलियनेट करके खुद अपना रूल करना चालू कर दिया। तो जब अकबर ने रूल करना चालू किया तो हम देखते हैं कि कौन सा एम्पायर इनका एक्सटेंडेड था 1605 तक। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर ये पूरी पॉलिटी दिखाई जा रही है इंडिया की। इसको आप थोड़ा देख लीजिए पॉज करके, बाकी इस पे हम आगे और बात करने वाले हैं। ये कुछ नहीं है, लोकेशंस की बात है, कहाँ पर क्या है। पूरे इंडिया में इनका कब्जा था, बस गोंडवाना वाला रीजन पे थोड़ा सा कम इनका इन्फ्लुएंस रहता था, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको वहीं से मिलता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके एक्सपीडिशंस की बात करते हैं। तो इनके एक्सपीडिशंस बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिखे हैं इसमें से एक्सपीडिशंस। सबसे पहला हमारे काम का एक्सपीडिशन क्या है, फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं मालवा। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है जिसमें इन्होंने एक्सपीड नहीं किया था, आदम खान और पीर मोहम्मद ने एक्सपीड किया था, और इन्होंने किसको हराया था, बाज बहादुर को हराया था। तो भाई मालवे के एक्सपीडिशंस के ऊपर जनरली 3 मार्कर एक्सपेक्टेड है, और अगर 6 मार्कर भी आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड जो इनका एक्सपीडिशन है 1562 का, ये एक्सपीडिशन जो है वो मेड़ता का है। मेड़ता का जो फोर्ट था दैट वाज रूल्ड बाय जयमल राठौर। सो इन 1562 अकबर सेंट मिर्जा सरफुद्दीन हुसैन, वो गए थे लड़ने के लिए जयमल राठौर को, और जैसे ही वो पहुंचे तो जयमल वहां से निकल गए और थोड़े ही कन्फ्लिक्ट हुआ और फिर फाइनली वो मुगल्स के अंदर आ गया। तीसरा जो एक्सपीडिशन है इनका गोंडवाना का है 1564। गोंडवाना इज द पार्ट ऑफ करंट महाकौशल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, और इस समय रानी दुर्गावती वॉज रूलिंग दैट एरिया, एंड उनका जो सन थे ही वॉज अंडर एज, वीर नारायण, उनके नेम पे शी वॉज रूलिंग। सो वॉट अकबर डिड, अकबर सेंट आसफ खान।
अकबर ने आसफ खान को भेजा गोंडवाना में आक्रमण करने के लिए, और रानी दुर्गावती फॉट वेलियरसली एंड बट लेटर ऑन शी गॉट डिफीटेड, और उसके बाद इन्होंने खुद को मार दिया। तो और उनके बेटे भी, वो भी इनकी डेथ हो गई, और फाइनली मुगल सेना ने वहाँ पर रूल करना चालू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा रिच एरिया था। कहा जाता है कि अकबर का जो एरा है उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन इसी एरिया से हुआ है। हाथी भर भर के यहाँ पर सोना और सारी चीज़ें जाते, रेवेन्यू जाता था, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं था, इतना पैसा वहाँ पर था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। नेक्स्ट 1567-68 मेवाड़ पे जो आक्रमण हुआ है, इसको हेड खुद अकबर ने किया था और उदय सिंह को हराया था। अकबर बहुत सारे राजपूत रूलर्स के साथ अलायंस करना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह, वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अलायंस करने से मना कर दिया। 1567 को अकबर खुद गए और मेवाड़ में उन्होंने आक्रमण किया, और जो उनकी कैपिटल थी चित्तौड़, उसको कनकर कर लिया। तो इसके बाद कहा जाता है कि जो उदय सिंह है वो यहाँ से अरावली पर्वत की ओर चले गए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इस एरिया को उन्होंने कनकर कर लिया। नेक्स्ट है रणथंभौर। रणथंभौर में मानसिंह ने सुरजन सिंह या सुरजनहाड़ा को हराया है। फिर है कलिंजर। कलिंजर में रामचंद्र थे, ये एमपी और यूपी की बॉर्डर में है, पन्ना के पास फोर्ट, उसमें अकबर खुद गए थे। फिर उसके बाद जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे एरिया को कनकर किया। गुजरात को कनकर किया। गुजरात वॉज वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गुजरात में थे जो वहाँ के मुजफ्फर शाह टू। जैसे अकबर ने गुजरात को जीता तो अकबर ने गुजरात को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अजीत कोका को नदन पार्ट दे दिया, और सदन पार्ट को उन्होंने एतमाद खान को दे दिया। फिर उसके बाद आता है फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। तो हल्दी घाटी का जो बैटल है उसमें मेवाड़ का रीजन इन्होंने जीता है, जिसमें मानसिंह और आसफ खान ने महाराणा प्रताप को हराया है। ये बैटल के बारे में बात करेंगे तो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल फॉर अकबर फर्स्ट। सेकंड, इस बैटल के बाद कहा जाता है कि राजपूत रूलर लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गया। वन साइडेड इंटरप्रिटेशन जनरली हमारी बुक्स में इस बैटल का दिया रहता है, जिसमें शौर्य गाथाएं बताई जाती है अकबर की, नॉट ऑफ महाराणा प्रताप। ये हमारी बुक्स में ऐसा रहता है, बट इट वाज अ वेरी टफ बैटल फॉर अकबर टू फॉट, और इसको जीतने में बहुत मुश्किल हुई थी। हुआ यूँ कि 18 जून 1576 को दोनों जो सेनाएं थी अकबर की और महाराणा प्रताप जी की, इन्होंने बैटल लड़ा हल्दी घाटी में। ये आक्रमण बहुत, इट वाज वेरी पावरफुल फाइट हुई यहाँ पर, और यहाँ पर ये अफवाह फैल गई कि अकबर खुद आ रहे हैं। तो इससे मुगल्स बहुत एक्साइटेड हो गए कि भाई अकबर खुद आ रहे हैं, तो चलो और पावर से इसको लड़ते हैं। तो बहुत समय तक ये बैटल चला, और इससे महाराणा प्रताप थोड़े घायल हो गए, और घायल होने के बाद कहते हैं वहाँ से वो चले गए। और जैसे वो वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करी, कि ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द सुजनिटी ऑफ द अकबर, एंड अभी तक नहीं करी, बट ही फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। लेटर ऑन इनके बेटे हैं अमर सिंह, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, और फिर यहाँ पर टसल इनका चलते रहेगा बहुत समय तक। तो ये जो कुछ 9 बैटल आपने देखे हैं, ये इनिशियल पीरियड है इंडिया में एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए। अगले जो रहेंगे, इसको करने के बाद क्या था, गुजरात का क्षेत्र आप देखेंगे, अगर मेजर एरियाज इन्होंने कनकर कर लिए, जहां से कोई भी पॉलिटिकल अटैक हो सकता है। अब सेकंड एक्सपीडिशंस की बात करेंगे तो अगला आता है बिहार और बंगाल का एक्सपीडिशन। बंगाल के एक्सपीडिशन में इन्होंने मुनीम खान को भेजा था। बिहार के उस समय रूलर थे दाऊद। सो दाऊद को इन्होंने डिफीट किया है, और उसके बाद बंगाल के रीजन को और बिहार के रीजन को इन्होंने कनकर कर लिया है। नेक्स्ट काबुल के एक्सपीडिशंस की बात करेंगे तो काबुल के एक्सपीडिशंस में अकबर खुद गए थे, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम को हराए थे इन्होंने। कश्मीर में भगवान दास ने यूसुफ खान को हराया। सिंध में अब्दुल रहीम खाने खाना ने मिर्ज़ा जानी बेग को हराया। फिर कंधार और बलूचिस्तान में अकबर ने खुद ही जाके हरा दिया है। फिर अहमदनगर में अकबर ने हराया है। तो कुल मिला के ये पूरे पॉलिटी चल रही है। साउथ की बात करेंगे तो अहमदनगर और आसिरगढ़, ये 2 एरियाज है जो सदर्न एक्सपीडिशंस में आते हैं। तो अगर अहमदनगर की बात करेंगे तो 1600 में एक्सपीडिशंस अहमदनगर का किया गया था। अहमदनगर में पहले अकबर ने मुरीद को भेजा, और बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना को बहुत सारी बड़ी पावरफुल आर्मी के साथ भेजा। इस समय चांद बीबी शी वॉज रूलिंग अहमदनगर, और उन्होंने काफ़ी इनको रेजिस्ट भी किया, बट लेटर ऑन इन्होंने उनके साथ ट्रीटी कर ली। और लेकिन हुआ ये कि वापस जब ये नॉर्थ की तरफ गए इनकी सेना, तो वापस वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। आसिरगढ़ के बारे में बात करेंगे, जो बुरहानपुर का रीजन है मध्य प्रदेश का, दैट वाज रूल्ड बाय मीरन बहादुर, एंड इट वाज अ वेरी टफ बैटल फॉर अकबर, बिकॉज इन 1600
Akbar went to Asirgarh to conquer the fort of Asirgarh. But what happened? Miran Bahadur was not ready to come out of the throne. तो वो अपने come out of the fort. तो फोर्ट के बाहर से निकल ही नहीं रहे थे, तो चारों तरफ से सेना ने उसको घेर रखा था, वो फोर्ट से बाहर नहीं निकल रहे थे। और फिर हुआ यूँ कि कुछ प्रकार का एक एपिडेमिक वहाँ पर महामारी वगैरह कुछ फैल गई और इसके बाद उनको वहाँ से निकलना ही पड़ा और फिर फाइनली इनका आसिरगढ़ के ऊपर भी इन्होंने कंकर कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकबर के मैट्रिमोनियल रिलेशंस कैसे कैसे थे राजपूत के साथ। तो भाई अकबर जो थे वो राजपूत के साथ बहुत सी हॉस्टाइल रिलेशंस अपनाते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो राजपूत के साथ बन सकता है कि वाई अकबर वॉज सो फ्रेंडली विद राजपूत, वाई ही वॉज रेडी टू टेक ऑन ट्रीटी विद देम, वाई ही वॉज वेरी जेनरस टू देम, इतना रिलैक्सेशन क्यों राजपूत के लिए। इसके रीजंस कुछ हैं। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ द राजपूत, बिकॉज राजपूत जहां जहां रूल कर रहे थे, जहां जहां राजपूत के साथ अकबर ने अलायंस बनाया, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप राजस्थान वाला एरिया ले लीजिए, चाहे आप कोई भी एरिया ले लीजिए, उस एरिया की बात करेंगे तो वो जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। दूसरा कि जो लोगों के अंदर मुगल्स के प्रति हार्ट रेट था या फिर जो फॉरेन इन्वेडर्स के प्रति जो हार्ट रेट था, अगर आप देखेंगे अरब इन्वेजन की बात करेंगे, उसके बाद ये टर्किश इन्वेजन हुआ है, बाबर की बात करेंगे, तो लोगों ने आके बहुत प्लंडर और लूट मचाई है, तो उसको कम करने के लिए अकबर वॉज रेडी। नेक्स्ट इज देयर वर सम पर्सनल रीजंस, लाइक अकबर वॉज बोर्न एट राजपूत फोर्ट। In the initial days, he was very much connected to Rajput rulers. This was one of the reason. दूसरा एक और रीज़न है कि राजपूत वर वेरी लॉयल, दे वर नॉट लाइक द रिचेस ऑफ दिल्ली। जो अमीर लोग थे दिल्ली के उस समय, दे वर लाइक वो जहाँ उनको फ़ायदा मिलता था वो वहाँ शिफ्ट हो जाते थे। बट राजपूत्स वर नॉट लाइक दैट, दे वर वेरी एडहर्ड टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद राजपूत पॉलिसी अकबर की बात की जाए तो ये, इसको आप चाहे सोशल पॉलिसी कह सकते हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी कह सकते हैं। सोशल पॉलिसी यानी रिलीजियस फ्रीडम देना, उनको टैक्सेस कम कर देना, मैरिजेस अलायंसेस करना। पॉलिटिकल की बात करेंगे तो ट्रीटी कर देना, हाईएस्ट पोस्ट में रखना उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करना है, और अगर नहीं बात मानते हैं तो उसको सप्रेस भी कर देना है। तो वर्ड एक यूज़ किया जाता है सुलह ए कुल। ये जो वर्ड है ये रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर में भी यूज़ किया जाएगा और ये वर्ड राजपूत की पॉलिसी में भी यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं सुलह ए कुल। इसका मतलब है अकबर वॉज हैविंग अ वेरी फ्रेंडली एंड लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स राजपूत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला 1556 से लेकर 1575, दूसरा 1575 से 82 और तीसरा आफ्टर 1582। तो डायमेंशंस आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। पहला आपको इबादत खाना, ये इबादत खाना बना है 1575 में, जनवरी में बना है इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद आपको महजर डिक्लेरेशन, सुलह कुल, दीन इलाही और रिफॉर्म्स जितने भी किए हैं वो आपको देखने। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलीजियस पॉलिसी में। पहला है इबादत खाना। तो व्हाट वाज इबादत खाना? इबादत खाना वाज अ प्लेस ऑफ डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डिस्कोर्स which was built at Fatehpur Sikri in January 1575. Initially, only Sunni Muslims were invited, but later on all sects participated by their 1578. So 1578 के बाद सारे सेक्ट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिंदू हैं, जोरेस्ट्रियन है, पारसी वगैरह, क्रिश्चियन है, जैनिज्म है, सब वहाँ पर जा रहे हैं। इवन अकबर ऑल्सो परमिटेड पोर्तुगीज टू बिल्ड चर्च इन लाहौर एंड आगरा इन द मील वाइल। सो बेसिकली इबादत खाना में डिस्कशंस होते थे, डेलिब्रेशंस होते थे, डिस्कोर्स होता था। उसके बाद जो पॉलिसी है वो सुलह ए कुल पे आधारित है। सुलह ए कुल पे आधारित है जो आपको मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, इसके बाद इनके गुरु थे अब्दुल लतीफ़। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अकबर के रिलीजियस पॉलिसी को ईजी बनाने के लिए। अगला है महजर डिक्लेरेशन। सो महजर डिक्लेरेशन 1579 में आया। इसको अटेस्टेड स्टेटमेंट या फिर इनफैलिबिलिटी डिक्री भी कहा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि देखो सबसे पहले आपने इबादत खाना बनाया, उसमें आपने सारे लोगों को इनवाइट किया। अब लोग डिस्कस करेंगे तो झगड़ा भी करेंगे कि भाई हमारी बात सुपीरियर है, आपकी इन्फीरियर है। तो इन्होंने बोल दिया जो मैंने बोला है वो फाइनल। दैट इज महजर डिक्लेरेशन। इट इज़ अ डिक्लेरेशन दैट इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द रिलीजियस हेड्स द फाइनल राइट्स ऑफ वैलिडेशन विल बी केप्ट बाय अकबर। सो ही टाइटल्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ए आदिल। अपने को आपको एक सुल्तान ए आदिल नाम का टाइटल दिया और उलेमास ने अकबर को टाइटल दिया इमाम ए आदिल। नेक्स्ट इज दीन इलाही। तो दीन इलाही का मतलब होता है डिवाइन फेथ। एक नया धर्म की स्थापना करी। बेसिकली ये धर्म जो था, जैसा आप देखते हैं अशोकास का धर्म, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म और एंड ऑफ कोर्स बाय ब्राह्मणिज्म एंड जैनिज्म। सेम दिस दीन इलाही वाज द न्यू religion or code of conduct which was started by Akbar, and it was formulated by Akbar, and the first and only follower which is beside is Birbal. So Deen-e-Ilahi was a code of conduct
to maintain social religious harmony between all sects. And Anne Akbari also mentions that there were 18 persons about who followed Deen Ilahi, including बीरबल. सो दीन इलाही जब ये लेके आए तो अगले साल इन्होंने इलाही संवत चालू कर दिया. फिर उसके बाद रिफॉर्म्स लेके आए बहुत सारे. रिफॉर्म्स क्या क्या थे इनके? 1562 में पहला रिफॉर्म लेके आए थे कि स्लेवरी को हटाना है और प्रिजनर ऑफ वॉर्स को स्लेव्स नहीं बनाना है. 1563 में इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया और 1564 में इन्होंने जजिया टैक्स हटा दिया. तो पहला जो टाइम पीरियड है इनका दैट इज फ्रॉम 1556 टू 1575. ये जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत कुछ ग्रेट काम नहीं हुआ है रिलीजियस रिफॉर्म्स में. दूसरा जो टाइम पीरियड है 1575 से लेके 82, इसमें ही सारा काम हो गया है रिलीजियस रिफॉर्म का. तीसरा जो टाइम पीरियड आता है 1582 का, इसमें रिलीजियस रिफॉर्म जो हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ अकबर का कि भाई दीन इलाही बना तो दिया है लेकिन भाई एक डेफिनेट टाइम पीरियड दे दिया, संडे को प्रेयर करनी है, एक डेफिनेट टाइप का सैल्यूटेशन दे दिया है. तो ये सारी चीज़ें जो है लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और उलेमास एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो दीन इलाही वाज बेसिकली अ फेलियर. आगे बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारी चीज़ें हैं. पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम. लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे हम लोग जाते हैं. पहली चीज़ कुछ सिस्टम्स है जैसे कैटेगराइजेशन ऑफ फार्म्स या फार्मर्स, कॉइनेज सिस्टम, एक नाबूद सिस्टम, ये हमको पढ़ना है धीरे धीरे करके हम इसको पढ़ेंगे. और एक होता है मनसबदारी जो हमको डिटेल में पढ़ना है. तो अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहला लैंड रिफॉर्म जो किया गया था इसमें जप्ती और रे सिस्टम लेके आए थे. ध्यान से सुनिएगा, जप्ती और रे सिस्टम. जप्ती का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द क्रॉप एंड रे मतलब क्रॉप का रेट. तो पहला सिस्टम ये लेके आए थे. दूसरा लैंड रिफॉर्म हुआ था जो 1570 में तोडरमल लेके आए थे. तोडरमल वाज वन ऑफ द 9 जेम ऑफ अकबर. सो तोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इनके, ये लेके आए थे 1570 के अंदर पहला रिफॉर्म. उसके बाद 1573 में इन्होंने करोड़ी करके एक ऑफिसर डिप्लॉय किया था कि भाई पूरा में जो रेवेन्यू वो 1 करोड़ करना है, तो ऑफिसर का नाम इन्होंने करोड़ी रख दिया. फिर 1580 में 10 साला सिस्टम लेके आए इन्होंने. इसमें 10 साल का एवरेज रेवेन्यू का एवरेज निकाला गया, उससे कितना टैक्स लेना है उसको कैलकुलेट किया गया, फिक्स कर दिया गया. फिर एक दस्तूर अमल सिस्टम लेके आए. इसमें क्या है कि लिस्ट ऑफ क्रॉप्स की है उसकी वैल्यू को लोकल वैल्यू के बेसिस में डिसाइड किया जाएगा. तो ये बहुत सारे सिस्टम है. बंदोबस्त सिस्टम लेके आए इन्होंने 1582 के अंदर. नेक्स्ट इन्होंने तक्कावी था एक, जो ऑलरेडी पहला आपने पढ़ा होगा तक्कावी लोन से, इसको कंटिन्यू किया इन्होंने. आपने तुगलक्स के समय तक्कावी लोन्स पढ़ा है इन्होंने आपने. एक गल्ला बख्शी सिस्टम था. इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन पीजेंट और स्टेट के बीच में किया जाएगा बराबर से. फिर इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड किया है कि 3-4 प्रकार की लैंड रहने वाली है. एक जो साल में एक बार एग्रीकल्चर होता है उसको बोलते हैं पोलाज, 2 साल में एक बार तो परती, 3 से 4 साल में छाछर, और 5 से ज़्यादा साल अगर एक क्रॉप के लिए लगते हैं तो उसको बंजर भूमि कहा गया. उसके बाद इन्होंने 3 कैटेगराइजेशन फार्मर्स के किए हैं, खुदखस्त, पाहीखस्त और मुजाहिरीन. ये तो खुदखस्त वाले जो होते थे जो उसी विलेज में रहते थे और उनके पास खुद का लैंड होता था. पाहीखस्त जो होते थे वो दूसरे के फार्म्स में जाके काम करते थे, कोई राइट्स नहीं होते थे. और मुजाहिरीन के पास छोटे लैंड होल्डिंग साइज होता था बट वो दूसरों के समय काम करते थे. कॉइनेज सिस्टम की बात करेंगे तो इन्होंने राम सिया के कॉइन लेके आए हैं. 1 रुपया की कीमत 40 दाम हो गई, जो पहले 64 दाम थी वो 40 हो गई है. फिर इलाही वॉज ऑफ मोस्ट फेमस गोल्ड कॉइन, 10 रुपया के बराबर होता था. सबसे बड़े गोल्ड कॉइन को संसब कहते थे, जो 100 तोले से भी ज़्यादा हैवी रहता था. फिर इनके कुछ स्क्वायर कॉइन्स भी मिले हैं और सर्कुलर कॉइन भी मिले हैं. उसके बाद क्या है, नाबूद सिस्टम ये है कि भाई 1/8 ऑफ द लैंड जो है उसको कल्टीवेशन के बाहर रख सकते हैं फार्मर्स, अगर कोई स्पेशल ओकेजन या कुछ ऐसा स्पेशल है कि भाई उस समय पानी नहीं गिरा है, उस समय कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस प्रकार का ये कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे अकबर की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है मनसबदार सिस्टम. तो मनसबदारी सिस्टम जो है 1575 में लेके आए थे. मनसबदारी में कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मनसब है तो मनसब मतलब रैंक है. ये सेंट्रल एशियन वैल्यू से इंस्पायर्ड था मनसबदारी सिस्टम. उसके बाद ये बहुत सिविल और मिलिट्री बेस्ड है. इसमें मनसब मतलब डेजिग्नेशन होता है. मीर बख्शी का काम क्या है, मनसब की लिस्ट बनाना, नए रिक्रूटमेंट देखना, सारा हिसाब किताब देखना. जट और सवार 2 चीज़ें इसके अंदर है. पहला जट मतलब होता है कितनी इसकी रैंक होती है. तो ये रैंक सिस्टम क्या था कि जिसकी जितनी रैंक उतना हाई लेवल का वो मनसब. तो जनरली मनसबदार्स की रैंक 500 के अंदर रहती थी.
फिर जो प्रिंसेस रहते थे उनकी, जो प्रिंस रहते थे उनकी जो रैंक थी 5,000 से 10,000 तक रह सकती थी। तो अलग अलग रैंक सबकी डिसाइड हो जाती थी। इसके बाद सबसे कम रैंक 10 रहती थी, सबसे ज़्यादा 5,000 रहती थी, लेकिन प्रिंस की 5,000 से ज़्यादा हो सकती है। तो जो रॉयल ब्लड वाले उनको ज़्यादा रैंक दी जाएगी। सवार मतलब एक व्यक्ति सवार और उसको 2 घोड़े मेंटेन करने हैं। तो ऐसे 10 जो कैवलरी मैन है उनको 20 घोड़े मेंटेन करने हैं। इसी को सिस्टम कहते हैं दह-बीसती सिस्टम। यानी 10 कैवलरी मैन हैज़ टू मेंटेन 20 हॉर्सेस, दैट इज दह-बीसती सिस्टम, जिसके अंदर सोल्जर है उसकी इंफॉर्मेशन चेहरे के रूप में होगी और हॉर्सेस के ऊपर दाग लगा रहेगा। इसको बोलते हैं चेहरा और दाग सिस्टम। चेहरा मतलब डिस्क्रिप्शन और दाग मतलब इंपीरियल मार्क ऑफ द किंग और रूलर। इसके बाद अकबर के टोटल 12 प्रोविंस थे और साउथ की विक्ट्री के बाद 15 प्रोविंस हो गए अकबर के। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अकबर के समय आती है वो है कि अकबर का 9 जेम्स ऑफ द अकबर। तो सबसे पहले बीरबल, अबुल फजल, तोडरमल, तानसेन, देन उसके बाद मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम या हुकाम करके हैं। तो ये 9 जेम्स है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीरबल की बात करेंगे तो बीरबल अपने ह्यूमर और विटीनेस के लिए जाना जाता था। इनके बचपन का नाम महेश दास है, right? He was an orator, he was a poet, he was a laureate, he was a very intelligent person, and Akbar gave him the designation of king and minister, and he died fighting with Yusuf Zai tribe in the northwest region. उसके बाद अबुल फजर है जो इनके वजीर थे, काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने अकबर नामा लिखी है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, जिसका तीसरा पार्ट है अकबरी। और इसके बाद इनको मार दिया गया था। सलीम ने ऑर्डर दिया था वीर सिंह मंजिला को, इनको मार दो, तो इन्होंने मार दिया। नेक्स्ट इज तोडरमल, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? इंपॉर्टेंट है, लैंड मेजरमेंट लेके आए तोडरमल। तोडरमल का के कारण ही पूरा का पूरा दहशाला सिस्टम है। तोडरमल के कारण इनका बंदोबस्त सिस्टम है। ये सारा जितना भी फॉर्मुलेशन लैंड रेवेन्यू का है वो तोडरमल के ऊपर जाता है। फिर तानसेन, इनको संगीत सम्राट भी कहा जाता है। तानसेन का बचपन ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे, और ये बहुत सारे अलग अलग सिंगिंग स्टाइल लेके आए। ये आपने पढ़ा होगा इनके बारे में ऑलरेडी। मान सिंह के बारे में बात करेंगे तो मान सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ अकबर, और ये राजा भारमल थे, उनके ग्रैंडसन थे आमिर के। उसके बाद अब्दुल रही खाने खाना, ये बैरम खान के सन थे। इनको सेम टाइटल इनके पिताजी की तरह दिया गया था। इन्होंने रहीम सतसाई करके चीज़ें बुक लिखी है। फिर उन्होंने बाबर नामा को पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया है। फिर फैजी हैं जो फैजी ब्रदर है अबुल फजल के, ये भी रॉयल कोर्ट में बैठते थे। फिर मुल्ला दो प्याजा है, ये एडवाइज़र थे अकबर के। और उसके बाद कुकिंग डिपार्टमेंट के हेड है, उनका नाम है हकीम। तो ये कुछ अकबर के 9 जेम्स है। इसके बाद देखते हैं और भी अकबर के समय क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। अकबर के सोशल वर्क्स, तो सोशल वर्क क्या क्या किया अकबर ने? इन्होंने सती सिस्टम को हटाने के लिए काम किया। इन्होंने 16 और 14 साल मैरिज की एज डिसाइड कर दी। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया है। इन्होंने इंस्लेवमेंट ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस जो है, जो जहाँ भी नई जगह जाते थे वहाँ कनकर करके उनके बच्चों को और वाइफ्स को स्लेव बनाते थे, उसको हटाया इन्होंने। लिटरेचर वर्क बहुत सारा अकबर के समय डेवलप हुआ है। सबसे मेजर जो क्वेश्चन पूछा आता है वो पूछा आता है एन अकबरी के बारे में। इसके बाद बहुत सारे और भी लॉरेट्स हैं। हिंदी लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है अकबर को, इसलिए कहा जाता है बिकॉज अकबर के समय बहुत सारी बुक्स, देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको आप कैसे लिखेंगे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिएगा इस पर। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट अकबर के समय बहुत सारा हुआ है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो बाबर के समय स्टार्ट हुआ था और अकबर के समय ग्रोथ पीरियड में था। तो अकबर के समय क्या क्या आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है? आगरा का फोर्ट है, फतेहपुर सिकरी पूरा शहर बसा हुआ है। इसके बाद दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, ये सब इन समय के आर्किटेक्चर आप देखने के लिए मिलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो यहाँ तक था अकबर के बारे में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं अकबर के बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में। तो इनको हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। कुछ 3 मार्कर्स हैं, कुछ मीडियम आंसर है 5 मार्कर 6 मार्कर, कुछ लॉन्ग आंसर है। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो 11 नंबर या 15 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। पहला ये देख लेते हैं 3 मार्कर्स, सड़क ए आज़म। तो सड़क ए आज़म है क्या? सड़क ए आज़म बेसिकली इट वॉज अ रोड विच वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम चित्तगोंग या फिर वी कैन से फ्रॉम बंगाल टू काबुल वाया मथुरा एंड न्यू दिल्ली। It was about 2400 kilometers long, and it was a major trade route which was earlier named as Uttarpath, and it was renamed as GT Road, or it was named as GT Road by Lord Auckland. क्या क्या तरीके हो सकते हैं देख लेते हैं। पहला तरीका ये है
कि भाई ये सड़क है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ आपको ध्यान से दिखनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोनरगांव से पेशावर, पेशावर से एक्सटेंडेड टू काबुल, ये बहुत सही लिखा हुआ है। और इसके बाद इसको उत्तर पथ बादशाही सड़क शेरशाह सूरी द्वारा कहा भी गया था, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तरीका दूसरा है कि एशिया की लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट रोड, वेरी गुड। करेंटली NH1 भी लिख सकते हैं आप इसमें। इसको बादशाही सड़क या उत्तर पथ का नाम दिया गया है, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था और ये इसका मैप हो गया। ये तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे आप कर सकते हैं। बैरम खाने के बारे में बात करेंगे तो बैरम खान वॉज गार्जियन, खाने खाना की उपाधि दी गई थी। इनका टाइम पीरियड पॉलिटी के अंदर लिख सकते हैं। देखो बैरम खान जब भी आएगा तो आएगा इसमें सबसे पहले सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इनका टाइम पीरियड आएगा 1556 से लेके 1560। इनका टाइटल आएगा। ये तीन चीज़ें इनके समय आनी ज़रूरी है। तो पहला देखिए गार्जियन ऑफ अकबर, बिल्कुल ठीक है, गार्जियन ऑफ अकबर लिख सकते हैं। कस्टोडियन ऑफ अकबर लिख सकते हैं। रेजेंट ऑफ अकबर लिख सकते हैं। केयर टेकर ऑफ अकबर लिख सकते हैं। टीचर मत लिखिएगा। उसके बाद इनके टाइटल लिखे आपने, रेसिडेंस ऑफ बदस्खा। इसके अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लिखना ज़रूरी है, वो आना ज़रूरी है। तो आप इसको इम्प्रोवाइज़ करिए, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ध्यान रखिए 3 मार्कर में सिर्फ 3 पॉइंट नहीं लिखने हैं, 3 मार्कर में डायमेंशंस लिखने हैं। तो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई सोशल या रिलीजियस इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अलग अलग डायमेंशंस में अगर आंसर को आप डील करेंगे तो आंसर बेटर तरीके से उभर के आएगा। दिस इज द वे यू कैन राइट, लाइक बैरम खान डोमिनेटेड द अफेयर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, ओके फाइन, ही वॉज अ शिया मुस्लिम। ये बी बाय स्लैश क्या है, ये बिटवीन पूरा लिखना है हमें ना। ही कंसोलिडेटेड मुगल एम्पायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो बैरम खान जब भी आएगा तो मैंने आपको बता दिया है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपको मेंशन करना है, इनका टाइम पीरियड मेंशन करना है, और चाहे इनकी डेथ के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट ऑन 18 जून 1576, फाइन। राजपूत फोर्सेस led by Maharana Pratap and Mughal forces led by Raja Man Singh. The battle led to the defeat of Marwars and Rajput accepted the Akbar. Rajput did not accept it. ये याद रखिएगा। Let's discuss it. बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 18 जून, बहुत बढ़िया। पहली लाइन, फॉट बिटवीन मुगल हेडेड बाय राजा मान सिंह एंड राजपूत फोर्सेस महाराणा प्रताप, डिफीट ऑफ मेवाड़ एंड राजपूत। ये देखिए लास्ट लाइन है, राजपूत एक्सेप्टेड, राजपूत डिड नॉट एक्सेप्टेड, ये लिखना है। मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि राजपूत गॉट डिफीटेड बट दे डिड नॉट एक्सेप्टेड अकबर्स रूल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये तरीका क्या देख लेते हैं। फॉट डेट हो गई आपकी बिटवीन। अब देखिए इसमें लिखा है फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, फॉट बिटवीन मुगल आर्मी लेड बाय राजा मान सिंह, ऐसा लिखना है। ठीक है, विक्टोरियस मुगल, ये तरीका भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी। देख लेते हैं फतेहपुर सिकरी को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फतेहपुर सिकरी इज नियर बाय आगरा। अकबर की विक्ट्री जब गुजरात में हुई थी तो उसको दिखाने के लिए फतेहपुर सिकरी को इन्होंने बनाया था। इसमें जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, और उसके बाद इन्होंने कैपिटल बना दिया था कुछ समय के लिए, और ये सब लिख सकते हैं। सूफी संत जो है सलीम चिश्ती, वो यहाँ रहते थे, वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फतेहपुर सिकरी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका अच्छा है। बिल्ड टू कमोडरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात, जामा मस्जिद फाउंडेड एज कैपिटल ऑफ बाय अकबर गुजरात, ये बढ़िया है, ऐसा लिख सकते हैं। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉज कैपिटल ऑफ मुगल रेन, बहुत बढ़िया, ये तरीका अच्छा है। एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर, मेड कैपिटल बाय अकबर टू ऑनर सूफी एंड सलीम चिश्ती, द सिटी ऑफ विक्ट्री, तीनों तरह की अच्छे हैं। जैसे आपको जैसे लिखना वैसे लिखिए। फिर अबुल फजल की बात करेंगे तो अबुल फजल वॉज द ग्रेट, अबुल फजल वॉज फ्रेंड ऑफ अकबर, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वॉज सन ऑफ मुबारक शेख। प्रोज राइटिंग स्टाइल एन अकबरी लिखा है इन्होंने, अकबरनामा लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं। और भी तरीका हो सकता है कि ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न, राइट, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छा इसमें लास्ट पॉइंट है चीफ प्रीस्ट ऑफ दीन इलाही, इसको इग्नोर करिए, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, कि लास्ट में दीन इलाही के चीफ प्रीस्ट से ऐसा कुछ है नहीं। ये लिख सकते हैं कि इनके नवरत्न थे, ये बढ़िया तरीका होगा, ये तरीका अच्छा है। ही वॉज असैसिनेटेड बाय वीर सिंह बुंदेला इन 1601-02। ठीक है, तरीका बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। मीर बख्शी। सो मीर बख्शी वॉज हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। इनका काम था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के लोगों को अपॉइंट करना, इंटेलिजेंस को गैदर करना और मिलिट्री प्रमोशंस का ध्यान देना। मीर बख्शी जो थे, इसके बारे में आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें एक और चीज़ लिखिएगा, ही ऑल्सो केप्ट द लिस्ट ऑफ मनसबदार्स, ये ऐड कर लीजिएगा इसमें पॉइंट जो नहीं है मेंशन। अगला क्वेश्चन अकबरनामा, 3 वॉल्यूम में लिखी गई अकबरनामा। बायोग्राफी अकबर की अबुल फजल ने लिखी है। पहले वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया, सेकंड वॉल्यूम में लाइफ मेंट्स ऑफ अचीवमेंट्स, और तीसरे में एन ए अकबरी में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का रिच इन्फॉर्मेशन दिया गया।
ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑथर वॉज अबुल फजल, कंटेंट लिखा हुआ है, लैंग्वेज ऊपर वाले आंसर में आप लैंग्वेज ऐड कर दीजिए तो आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, टेल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स फोर फादर टू द रेन टिल 1602 AD, ऑथराइज्ड बाय अबुल फजल इन 3, ऑथर्ड बाय अबुल फजल इन 3 वॉल्यूम्स, हेल्प्ड बाय हिज ब्रदर फैजी, इनकी ब्रदर फैजी ने भी हेल्प किया है, प्रिजर्व्ड एट विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, ये भी लिख सकते हैं आप, तो ये तरीका भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं दहबीस्ती सिस्टम। तो दहबीस्ती सिस्टम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ अकबर, ऑल्सो नोन एज 10-20 सिस्टम, 10 सवार और उस पर 20 घोड़े, तो ये है दहबीस्ती सिस्टम। सो दहबीस्ती सिस्टम वॉज अ सिस्टम अंडर मनसबदारी सिस्टम और अंडर मिलिट्री, it was a military system of Akbar, or it was an administrative policy of Akbar in which 10 cavalry men maintained 20 horses, in which ये भी लिखेगा the soldiers or cavalry men has a descriptive और चेहरा and horses has a imperial mark और दाग, ऐसे लिखेंगे तो आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। पर्दा डिजाइन की बात करते हैं तो भाई 1560 से लेके 1564 के बीच में जब महमंगा की पॉलिटी में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, दैट इज़ पर्दा रिजाइम, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। हेमू के बारे में, हेमू वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ अफगान्स ड्यूरिंग सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आप हेमू के बारे में लिख सकते हैं, और ये जरूर लिखिएगा जब भी हेमू की बात करेंगे तो मोहम्मद आदिल शाह का नाम आना चाहिए। हेमू के समय ये आना चाहिए कि ही वॉज हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड ही फॉट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इन दोनों आंसर को मिक्स कर दीजिए। ये तरीका भी बढ़िया रहेगा कि भाई 22 बैटल लगातार जीते थे, कोई नहीं हारे थे, टाइटल विक्रम, ये सबसे अच्छा तरीका हो गया, टाइटल विक्रमादित्य दिया गया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर कुछ 6 मार्कर्स हैं, 5 मार्कर्स हैं, इसको देख लेते हैं। रिलीजियस पॉलिसी का तरीका ये बढ़िया है, नाइस, ऐसा लिख सकते हैं आप, ये वाले तरीके से भी लिख सकते हैं आप, जैसा भी ठीक है, आपको मैंने बता दिया अकबर की क्या रिलीजियस पॉलिसी है, आपको जैसा लगता है, जो मेन्यू अच्छा लगता है उस प्रकार से लिखिए। प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, ये भी वही तरीका है लिखने का, कंटेंट ऑलमोस्ट आसपास ही है, पॉइंट्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं, ये वाला तरीका भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर सारे जितने भी मनसबदारी सिस्टम डाल दीजिए, एन दशाला सिस्टम डाल दीजिए, जब्ती रे सिस्टम डाल दीजिए, चाहे आप 4 प्रकार की लैंड बताइए, बहुत सारा डेटा है, 4-5 चीज़ें आप इन डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। अकबर एरा इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के बारे में आपको मैं बताने वाला था कि लिटरेचर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिखिए दो, एक तो ओरिजिनल लिटरेचर, दूसरा लिटरेचर विच वॉज कन्वर्टेड या ट्रांसलेटेड, और तीसरा पर्सनैलिटीज। ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे इसके अंदर कि भाई कौन सी पर्सनैलिटी थी यहाँ पे, पहला कौन से बुक्स लिखी गई, तीसरा कौन से ट्रांसलेशंस किए गए। रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, लीलावती को पर्शियन में फैजी ने ट्रांसलेट किया, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद को ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद भगवत पुराण को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, नल दमयंती की स्टोरी को कन्वर्ट किया गया, पंचतंत्र को कन्वर्ट किया गया। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया है लिटरेचर, ये कन्वर्ट किए गए, तो ये ट्रांसलेशंस लिख सकते हैं। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि कौन सी फेमस पर्सनैलिटी हुई थी। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी में आएगा आपका फैजी आ जाएगा, अबुल फजल आ जाएगा, राइट, तुलसीदास भी इन्हीं के टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी टू अकबर थे, इब्राहिम सरहिंदी वॉज देयर, राइट, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद कौन सी बुक्स लिखी गई, तो तारीख अकबरी, एन अकबरी, तारीख शाही, तबकात अकबरी, तज़िकारा हुमायूं, तो ये सब किताबें लिखी गई है। तो इसको 3 तरीके से आप लिखेंगे तो आंसर आपका बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ये कुछ सैम्पल आंसर से आप देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, हिस्टोरियंस के नाम लिख, अपने राइटर्स के नाम लिख दिया आपने, बुक्स के नाम लिख दिया, ये तरीका अच्छा रहेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की भाई कितने टाइटल्स हैं, कितने बुक्स लिखी गई है, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा है अटेम्प्ट, ये वाला आंसर भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल आंसर है 9 जेम्स ऑफ अकबर, तो भाई 9 जेम्स बनाओ और कौन से क्या क्या है वो लिख दो, ठीक है, इसको याद कर लो, घोट के पी जाओ कि कौन से 9 जेम्स थे। तो अगर 9 जेम्स आपको याद होने चाहिए और उसके बाद इनका फेमस एक 1 लाइन आपको बस पता होनी चाहिए। मनसबदारी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो मनसबदारी सिस्टम मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तरीका भी अच्छा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें लिखी है, ये तरीका भी ठीक है। पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो भाई पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ अकबर को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 1576 के पहले, 1576 के बाद, एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया
एक्सपेंशन टुवर्ड्स राजपूत किंग्स, टुवर्ड्स अफगान्स, टुवर्ड्स इंडियन रूलर्स, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आपको जैसा ठीक लग रहा हो वैसे करें। डायरेक्ट लिखना हो डायरेक्ट लिखो, मैप कंपलसरी, इसके अंदर मैप ज़रूर बनाएं। ध्यान रखें, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मैप बनाइए और फिर एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे दोनों ही डायग्राम के दोनों ही आंसर के अंदर मैप अगर ऊपर बना होता तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी ठीक है, बढ़िया है, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा हो गया। अकबर की पॉलिसी क्या थी राजपूत के लिए? तो ये तरीका बहुत अच्छा है, मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज और अलायंस। इसको मैं रिलीजियस पॉलिसी, सोशलिस्ट पॉलिसी या पॉलिटिकल पॉलिसी के रूप में लिखना चाहता हूँ। तो आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिखिए। पॉलिसी सिंपल सी बात है, अलायंस करना है, शादी करनी है, नहीं अलायंस करोगे तो युद्ध करना है, हायर पोजीशन में रखना है, आपको कमांडर चीफ बना दिया जाएगा, आपको आपका एरिया दे दिया जाएगा, आपको रिलीजियस फ्रीडम है, आपको टैक्सेस वगैरह लगेंगे, तो सारी चीज़ें लिबरल बिहेवियर आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये तरीका भी अच्छा है, ये भी बढ़िया है। शेरशाह सूरी के रूल के बारे में बात करेंगे। तो कुछ नहीं है, शेरशाह सूरी के रूल को इवैल्यूएट करो। 5 साल, मैंने बता दिया आपको, 5 साल का रूल था, हर एक डायमेंशन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, बधाई हो उनको। आगे बढ़ते हैं। कुछ 15 मार्कर या 11 मार्कर है। अशोका को कंपेयर करने के लिए कहा गया अकबर से। जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि कब डिफरेंशिएट अकबर विद अशोका, तो कुछ नहीं करना है, डायमेंशंस लेने। अभी पॉलिटिकल क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस पूछा है तो डिफरेंसेस ही लेने, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंस, अगर कंपैरिजन आएगा तो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ लेनी है, और डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस ही लेना है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें। तो पॉलिटिकल डिफरेंस क्या था? रिलीजियस, आइडियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक और प्रोविंसेस और इनका एम्पायर का एक्सटेंशन। जब भी आंसर लिखेंगे तो टाइम पीरियड, एरिया, बैटल अगर कोई आया तो उस बैटल की डेट वगैरह सबसे पहले लिखनी है, लोकेशन और किसके बीच में लड़ा गया फिर वो लिखना है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी होनी चाहिए आंसर के अंदर। इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तरीका अच्छा अटेम्प्ट करने का देख लीजिए। अशोका को अकबर से कंपेयर किया, इसको और डिटेल आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूरा था कि भाई दोनों में डिफरेंस बताओ और क्या अकबर ग्रेटेस्ट मुगल किंग है। तो भाई इन्होंने इतने सारे काम करवा दिए तो ग्रेटेस्ट बन गए, पूरे इंडिया को कंसोलिडेट कर दिया तो ग्रेटेस्ट बन गए। पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी लेके आए, रिलीजियस टॉलरेंस को इम्प्रूव किया, रिलीजियस क्षेत्र में अच्छा काम किया, इकोनॉमी स्ट्रेंथन कर दी, मिलिट्री पावर इंप्रूव कर दी, इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया, आर्किटेक्चर इंप्रूव कर दिया, लिटरेचर का डेवलपमेंट कर दिया कि गोल्डन पीरियड कहलाने लगे। इसके बाद इतनी सारे डायमेंशंस पे इन्होंने काम किया है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनका टाइम बेस्ट था मुगल पीरियड में। ठीक है भाई, इतना ही था आज के इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके जो आपको क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।